नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर इसका ऐलान किया है। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। बता दें कि बीते दिनों बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था। इधर मौनी अमावस्या पर अयोध्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में लोगों ने सरयू नदी में स्नान किया और अपने आराध्य के दर्शन भी किए हैं। लोगों की भीड़ देखते हुए सरयू घाट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सरयू नदी के घाट और संबंधित दर्शन क्षेत्र को कई जोन और सेक्टरों में बांट दिया गया है और उनके अनुरूप पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। एसपी सिटी ने बताया कि मौनी अमावस्या के लिए इस पर्व में सरयू नदी के किनारे बहुत से श्रद्धालु आते हैं, जिनके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। माना जाता है कि मौनी अमावस्या पर सरयू स्नान से सभी प्रकार के भय और मानसिक तनाव दूर होते हैं और ज्ञान में वृद्धि भी होती है। मौनी अमावस्या के लिए इस पर्व पर सरयू नदी के किनारे बहुत से स्नानार्थी आते हैं। इसके लिए हम लोगों ने घाट को जोन के रूप में एक और सेक्टर के रूप में कच्चा घाट और पक्का घाट, इसके अलावा जो नागेश्वरनाथ मंदिर है और राम की पैड़ी है, इस पर हमने पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है। वहाँ पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी और इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं। वो 2 शिफ्टों में ड्यूटी वहाँ पर कर रहे हैं। जो भी स्नानार्थी आ रहे हैं, जो भी दर्शनार्थी आ रहे हैं, उनको जो अनुमन्य प्रोटोकॉल है वो उनको प्रदान किया जा रहा है। जनपद स्तर के अधिकारी उनको रिसीव कर रहे हैं। खबर उत्तराखंड से है, जहां पर उत्तराखंड का हल्द्वानी आगजनी और हिंसा की चपेट में है। अब तक 2 लोगों की मौत की खबर की पुष्टि हो चुकी है। पूरा मामला बनभूलपुरा का है, जहां नगर निगम और पुलिस टीम अवैध मदरसे और मस्जिद को हटाने गई थी। नगर निगम ने जैसे ही कार्रवाई शुरू की तो उससे गुस्साई भीड़ का सामना करना पड़ा है। देखते ही देखते हालात काबू से बाहर हो गए। घरों और मदरसों की छतों पर पत्थरों की बौछार होने लगी। पुलिस और बाकी लोगों को रोकने के लिए उनके वाहनों में आग लगा दी गई। भीड़ ने थाने को घेर कर उस पर पथराव करना शुरू कर दिया और पेट्रोल बम भी फेंके, जिसके बाद प्रशासन ने हालातों को देखते हुए पूरे जिले में कर्फ्यू लगा दिया है। इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। बता दें कि 4 फरवरी को भी इसी सब को लेकर बवाल हुआ था, जिसके बाद दोनों स्थलों को सील कर दिया गया है और अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोक दी गई थी, जिसके बाद बीते दिन फिर इस मामले ने हिंसक रूप ले लिया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राजधानी देहरादून में उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर हालात की समीक्षा की है और अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। बहुत ज़्यादा हम बहुत बच के आए। बहुत एक घर के अंदर पथराव हुए, एक घर के अंदर घुस गए। हम लोग अंदर घुसे, हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। मैं दोनों देशों की तरफ से सभी पार्टिसिपेंट्स को मुबारक देता हूं। इस पूरे एक्सरसाइज को सफलतापूर्वक पूरा। खबर पुष्कर से है, जहां जन अभियोग निराकरण विभाग के मुख्य सचिव और जिला कलेक्टर के निर्देश पर उपखंड कार्यालय में प्रशिक्षु IAS श्रद्धा गोमे की अध्यक्षता में मासिक उपखंड स्तरीय जन सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान पुष्कर के जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विकास में बाधा बन रही समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया और समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। जन सुनवाई में सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने पुष्कर में लंबे समय से बंद पड़े नए बस स्टैंड और स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज वाटर की कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से नया बस स्टैंड बंद होने की वजह से अजमेर से पुष्कर आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। जी, आज उपखंड स्तरीय जन सुनवाई थी और विभिन्न प्रकार के हमें परिवार मिले हैं। मूलतः जो कंप्लेन आई है, एक तो मेजर जो किसानों की अभी कंसर्न है वो है कि जो ऑनलाइन जमाबंदी है वो नहीं निकल पा रही है क्योंकि पोर्टल अभी काम नहीं कर रहा है। तो उसके विषय में हमने आगे गाइडेंस लेने का निर्णय लिया है ताकि समस्या इंटरम रूप तक हम उसको कुछ समाधान निकाल सकें।
साथ ही साथ कुछ समस्याएं आई हैं सफाई से रिलेटेड। हॉस्पिटल में अपने जो मशीन्स हैं उनके नियमित रूप से कार्य करने से रिलेटेड, तो उन दोनों के संबंध में उचित निर्देश हमने दे दिए हैं। आज जो मासिक जन सुनवाई में आदरणीय ये नई आईएएस प्रशिक्षु महोदया जी ने आज जन सुनवाई की है, तो हमने आज पुष्कर की जो दो महत्वपूर्ण बड़ी समस्या हैं उनके बारे में उनको लिखित में दिया है। एक तो जो यहाँ पुष्कर में नया बस स्टैंड है वो कोरोना काल से बंद पड़ा है, जिस पर करोड़ों रुपए की लागत से बस स्टैंड बनाया गया, वहाँ के बुकिंग काउंटर बंद है और बसों का संचालन बंद है। दूसरी ओर जो बसें अजमेर से नागौर के वाया पुष्कर जाती है वो बसें सारी की सारी बाईपास से निकल जाती है, मात्र 8-10 बसों को छोड़ के, और पुष्कर के यात्रियों को इन सरकारी राजस्थान पथ परिवहन की बसों में बैठाया ही नहीं जाता है, और ये बसें सारी बाईपास से निकल जाती है। तो पुष्कर में जो रोज 10,000 8-10 हज़ार यात्री आते हैं, पुष्कर की आबादी 30,000 की है, ये लोग अपने निजी सरकारी कार्यों से अजमेर पुष्कर आते जाते हैं, उनको कितनी भारी दिक्कत होती है। सबसे पहले तो जो माइनिंग का अवैध खनन होता है, जो बजरी के डंपर पुष्कर होकर निकलते हैं, उसके अंदर अपन ने देखा कि सालों अभी कई दुर्घटना से मर गए हैं। अभी जस्ट कल की बात जो आज सुर्खियों में आई है प्रेस मीडिया के अंदर, 9 जनों का एक्सीडेंट कर दिया गया है। तो वो अवैध खनन जो होता है उसकी पाबंदी लगाइए, और जो यहाँ से पुष्कर सिटी से जो डंपर निकलते हैं उनको पाबंद करके उनको बाईपास द्वारा जो वैध है उनको ही भेजा जाए, अवैध को इधर आसींद नगर पालिका क्षेत्र में पालिका अध्यक्ष देवीलाल साहू और उपखंड अधिकारी संजीव खेदड़ ने जनता की सहूलियत के लिए सिंगल विंडो योजना का शुभारंभ किया। इससे आमजन अपनी शिकायत और अन्य नगर पालिका संबंधित कार्यों के समस्त आवेदन एकल खिड़की के माध्यम से दर्ज करा सकेंगे। इससे नगर पालिका से उन्हें अच्छी और सुगम तरीके से सेवा मिल सकेगी। खबर डीडवाना की मकराना से है, जहां राजकीय उपजिला चिकित्सालय का जिला कलेक्टर बाल मुकुंद ने औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने हॉस्पिटल में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं, कर्मचारियों की उपस्थिति, निःशुल्क दवा वितरण केंद्र, प्रसव वार्ड आदि का निरीक्षण किया है। इस दौरान हॉस्पिटल में प्राइवेट एम्बुलेंस खड़ी पाए जाने पर उन्होंने बाहर निकालने के निर्देश भी दिए। इसके बाद मकराना पंचायत समिति कार्यालय में स्थिति अटल सेवा केंद्र पर जन सुनवाई कार्यक्रम भी आयोजित की गई। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को समस्या के जल्द निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार जो उपखंड स्तरीय जन सुनवाई थी, जन सुनवाई को यहाँ पर किया गया और लगभग 70 परिवार यहाँ पर प्राप्त हुए थे, और हमने उन परिवारों में से कुछ में तत्काल मौके पर ही निस्तारण करवाया है, और बाकी परिवारों को भी अगले 7 दिनों के अंदर हम निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। जो जिनमें बजट की रिक्वायरमेंट है, जो नए प्रोजेक्ट हैं, वो प्रत्यक्ष राज्य सरकार को भेजे जाएंगे। अन्यथा जो विभागीय कार्रवाई से संबंधित हैं, जिन्हें राहत दी जा सकती है, उन्हें हम तत्काल यहाँ से राहत देने का प्रयास करें। खबर झालावाड़ से है, जहां शहर के वाइन शॉप संचालकों ने आरटीडीसी की वाइन शॉप को बंद करने की मांग उठाई है, जिसको लेकर जिला आबकारी कार्यालय पहुंचकर वाइन शॉप संचालकों ने प्रदर्शन किया और आरटीडीसी वाइन शॉप को बंद करने की मांग करते हुए जिला आबकारी अधिकारी परमानंद पाटीदार को ज्ञापन भी सौंपा है। दुकान संचालक शुभेंद्र हाड़ा ने बताया कि शहर में वाइन शॉप्स की संख्या बढ़ा दी गई है। मौजूदा वक्त में 11 शराब की दुकानें संचालित हो रही हैं, लेकिन आरटीडीसी ने बीते सालों में संचालित कंपोजिट शराब पुराने नियमों के मुताबिक गारंटी नियमों को पूरा नहीं करती हैं। ऐसे में आबकारी नीति के नियमों को पूरा किए बगैर ही आरटीडीसी वाइन शॉप का संचालन कर रही है। अब 11 दुकानें हो चुकी है, उसके बावजूद भी आबकारी विभाग ने आरटीडीसी के अंदर शराब की दुकान संचालन करने के लिए उनको लाइसेंस दे रखा है, जिसकी ना तो कोई नियम है ना कोई उसके गारंटी है। वो अपने हिसाब से मनमाई से शराब बेचते हैं। हम लोगों के ऊपर सख्त नियम लागू किए गए हैं। हमें हर महीने की गारंटी पूरी करनी होती है। अगर हम पूरी नहीं करते हैं तो उस पर हमारे पेनल्टियाँ लगती है। ऐसा कोई नियम आरटीडीसी की दुकानों पर नहीं है। हमारा मानना है कि या तो आरटीडीसी की दुकानें बंद करें आप, हमारी एक ही गुजारिश है सरकार से, या अन्यथा उनको भी गारंटी के घेरे में लाया जाए, तो उन्हें पता पड़े कि एक व्यवसाय, हम लोग जितने भी शराब व्यवसाय हैं, कैसे हम हमारा घर और दुकानें चला रहे हैं। डूंगरपुर नगर परिषद के सभापति अमृत कलासुआ ने पूर्व राज्य सरकार पर शायराना अंदाज में आरोप लगा दिए हैं। सभापति अमृत कलासुआ ने कहा कि नगर परिषद डूंगरपुर के आय के प्रमुख स्रोत जमीनों की नीलामी होती है, इसे ही रोक दिया गया है। कैंप लगा करके आय के साधनों को लगभग खत्म कर दिया गया है। इसके कारण एक वर्ष आर्थिक विषमताओं से गुजरना भी पड़ा।
उन्होंने कहा कि पिछला साल इस बोर्ड के लिए बहुत कठिनतम रहा। पिछले कार्यकाल या पिछले वर्ष के जो दुख का कारण मुख्य रहा यह है कि आय के स्रोत बिल्कुल समाप्त हो गए थे। कारण था सरकार ने लगातार कैंपों के माध्यम से जो आय आनी चाहिए थी उस आय को सीमित कर दिया। भूमि नीलामी नहीं हो सकी, कई टेक्निकल्स प्रॉब्लम आई, कई बाहरी और आंतरिक कार्यक्रम हुए और बीच में आचार संहिता और चुनाव का समय आया जिसकी वजह से आशातीत सफलताएं प्राप्त नहीं कर। इधर कोटा पुलिस ने चोरी किए गए 185 मोबाइल उनके मालिकों को लौटा दिए हैं। कोटा सिटी एसपी शरद चौधरी ने कोटा के महावीर नगर थाने में सभी मोबाइल मालिकों को बुला करके उनके मोबाइल उनके हाथों में सुपुर्द कर दिए। एसपी शरद चौधरी ने बताया कि कोटा के अनंतपुरा, आरकेपुरम और महावीर नगर थाना क्षेत्र से गुमशुदा 185 मोबाइल जिनकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए है, जो कि उनके मालिकों को वापस लौटा दिए गए हैं। मोबाइल वापस पाकर लोग बेहद खुश हैं। मोबाइल ढूंढ निकालने के अभियान में जुटे आरकेपुरम, अनंतपुरा और महावीर नगर थाने के 6 कांस्टेबलों को 11-11 हजार रुपए देकर इनाम दिया गया है। मोबाइल लेने पहुंचे लोगों ने बताया कि किस तरह से उनके मोबाइल गुम हो गए थे और उन्होंने मोबाइल मिलने की आस भी छोड़ दी थी, लेकिन कोटा पुलिस में गहन तलाशी और अभियान के बलबूते पर कोटा पुलिस ने ये सफलता हासिल की है और मोबाइल ढूंढ निकाले हैं। इसके लिए कोटा पुलिस का सभी लोग बहुत आभार जता रहे हैं। कोटा शहर पुलिस का चौथा अभियान है खोए हुए मोबाइलों को जनता को वापस करने का। अब तक हम लगभग 1.5 करोड़ रुपए के मोबाइल वापस कर चुके जनता को। उसी क्रम में आज ये सीओ अनंतपुरा जो हमारे खरेड़ा साहब हैं उनके महावीर नगर थाना अनंतपुरा और आरकेपुरम थाने के महावीर नगर के 100 मोबाइल हैं, अनंतपुरा के 40 और आरकेपुरम के 45, कुल 185 मोबाइल अभी आपके सामने जनता बैठी हुई है। इसको हम वापस करेंगे। लगभग कीमत 30 लाख रुपए है इसकी। मेरा मोबाइल गुमा था 23/7/22 को, तो उम्मीद नहीं थी। एक आध 2 बार थाने पे भी गया तो वो बोले कि मिलेगा जब देंगे, तो उम्मीद खो चुके थे मतलब एकदम। लेकिन प्रशासन ने अच्छा काम करा और मेरा मोबाइल मेरे को वापस आज प्रोवाइड करवा रहे हैं, दे रहे हैं। मतलब हमारा 20 जुलाई 2022 को हमारा फ़ोन चोरी हुआ था गाड़ी की एक्टिवा से। हम कर्णेश्वर पिकनिक में गए थे तो हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि हमारा फ़ोन मिलेगा, लेकिन जब आज हमारे पास कॉल गया कि आपका फ़ोन मिल गया तो हमें बहुत खुशी हुई और अपने कोटा पुलिस पर हमारे को बहुत प्राउड है। और मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ पुलिस प्रशासन का कि हम सबके फ़ोन ढूंढने में उन्होंने इतनी मदद करी और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। दौसा के गुप्तेश्वर रोड स्थित अंबेडकर भवन में नगर परिषद की ओर से साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में नगर परिषद सभापति ममता चौधरी, नगर परिषद आयुक्त मोहर सिंह मीना सहित अनेक पार्षद और नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत में ही दिवंगत पार्षद मोहन प्रजापति को श्रद्धांजलि दी गई है। श्रद्धांजलि के बाद जब नगर पंचायत सभापति की ओर से एजेंडा आगे बढ़ाने की बात कही गई तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण सैनी सहित अनेक पार्षदों ने इसका विरोध किया और कहा कि किसी को भी श्रद्धांजलि देने के बाद सदन स्थगित कर दिया जाता है। इस पर सभापति ने सफाई देते हुए कहा कि आप लोगों को कहने पर ही श्रद्धांजलि रखी गई थी, अब कृपया सदन की कार्यवाही चलने दी जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्षद शाहिद आने का पार्षद उन्होंने सदन का वॉकआउट किया, जिस पर नगर परिषद आयुक्त मीटिंग स्थगित करने की घोषणा करते हुए कहते हैं कि अगली मीटिंग की सूचना जल्द ही सभी को दे दी जाएगी। आज हमने बजट मीटिंग रखी थी, सारे पार्षदगण सब आ गए थे और हमारे एक पार्षदगण के ऐसा भाई निधन होने के कारण फिर हमने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और मीटिंग आगामी स्थित कर दी गई। और विधिवत शुरुआत हुई। सभी का प्रस्ताव था कि हमारे दिवंगत जो पार्षद हैं श्रीमान मोहनलाल जी प्रजापति, उनके सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा जाए।
तो मौन रखने के बाद में सभी के निर्णय अनुसार आज की बजट बैठक स्थगित करके आगामी तारीख फाइनल करने के बाद सभी विधिवत प्रतापगढ़ में मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले मामले में अदालत ने आरोपी को 20 साल की कारावास की सजा सुना दी है। अदालत ने डीएनए के आधार पर यह निर्णय लिया है और आरोपी को 20,000 रुपए आर्थिक दंड से दंडित भी किया है। बता दें कि जांच के दौरान पीड़ित की मौत हो गई थी। पॉस्को न्यायालय के न्यायाधीश प्रभात जयग्रवाल ने मुलजिम अनिल को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक टाइपशुदा रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को दिनांक 28/6 को पेश की थी कि मेरी पुत्री बरसाल में सोई हुई थी, जिसको जबरदस्ती मुलजिमान उठाकर ले गए और उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया और बाद अनुसंधान न्यायालय में चालान पेश। जोधपुर की जोजरी नदी में अवैध बजरी खनन को लेकर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने डीसीपी गौरव यादव के नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन चला रखा है और ड्रोन के माध्यम से पूरे ही क्षेत्र में निगरानी की जा रही है, जिससे तस्करों को पहचाना जा सके और उन तक पहुंचा भी जा सके। इधर सहारनपुर के चिलकाना थाना क्षेत्र में यमुना नदी क्षेत्र में अवैध खनन और अवैध शराब तस्करी को रोकने के लिए पुलिस और आबकारी विभाग ने कमर कस ली है। अब ड्रोन से पूरे क्षेत्र में नजर रखी जा रही है। अधिकारियों ने क्षेत्र में अफीम की खेती के बारे में भी जानकारी ली है। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने अवैध शराब तस्करी और अवैध खनन करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो आने वाले चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए और ज़िले में कोई भी इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ना हो और स्पेशली जो हमारी यमुना के बैंक्स हैं जहाँ पे अदरवाइज़ पहुँचना पुलिस के लिए थोड़ा मुश्किल होता है और सीक्रेसी मेंटेन करते हुए ड्रोन से हमने एक निगरानी करने का अभियान चलाया है। इसमें जो यमुना के बैंक्स हैं जहाँ पे हमें शिकायत मिलती है कि जहाँ पे कच्ची शराब या तोड़ी जाती हैं, आबकारी का जो उल्लंघन होता है आबकारी नियमों का, और या फिर वहाँ पे खनन की कार्रवाई भी होती है, खनन की भी अवैध कार्रवाई वहाँ पे होती है, तो उसको ध्यान दृष्टिगत रखते हुए ड्रोन से वहाँ पे निगरानी रखी जा रही है और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ऐसी पॉकेट देखी जा रही हैं जहाँ पे पुलिस ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पे आगे विधिक कार्रवाई कर पाए। इधर वैर में एंटी करप्शन ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां भुसावर एसडीएम कार्यालय के कर्मचारी को एसीडी ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया और दूसरा कर्मचारी मौके से फरार हो गया। वहीं एक अधिवक्ता से रिश्वत की राशि को भी बरामद किया गया है और उससे पूछताछ जारी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया है कि भुसावर तहसील के एक व्यक्ति ने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को शिकायत दर्ज करवाई थी कि कर्मचारी विवादित जमीन पर स्टे लगवाने की एवज में 11,000 रुपए की मांग कर रहे हैं और उन्हें परेशान भी कर रहे हैं, जिसके बाद एसीडी ने जाल बिछाकर आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। 5 तारीख को हमें एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी कार्यालय पर, जिसमें परिवादी ने हमें बताया कि उसकी ज़मीन पर स्टे दिलाने के एवज में ये एसडीएम कार्यालय का कार्मिक सुरेश चंद एवं अन्य व्यक्ति जसवंत, ये दोनों रिश्वत की मांग कर रहे हैं और 11,000 रुपये की मांग की जा रही है, जिस पर हमारे द्वारा इसका सत्यापन किया गया। सत्यापन पर प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने पर हमने ये ट्रैप की कार्रवाई ली की, जो कि आज 8 तारीख को अंजाम दी गई, जिसमें सुरेश चंद को हमने रंगे हाथ ट्रैप किया है। अन्य कार्मिक है उसकी तलाश है। अगली खबर रावत भाटा से है, जहां पंच कल्याणक महोत्सव में शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज और मुनिश्री शुद्ध सागर महाराज सत्संग उपस्थित रहे। महोत्सव के दौरान चर्चा शिरोमणि आचार्य विशुद्ध सागर महाराज के प्रवचन हो रहे हैं, जिसे सुनने के लिए देश के कई प्रांतों से बालक पहुंच रहे हैं और कार्यक्रम का आयोजन सकल जैन समाज और पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति की ओर से अयोध्या नगरी बाल मंदिर में किया जा रहा है। आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज ने प्रवचनों में बताया कि अलौकिक जीवन के लिए पास है वही सम्राट है। शील, संयम, सदाचार जिसके पास है
यही राज्य को चला सकता है। सम्राट का दायित्व है कि वो अध्यात्म पर चले। स्वाध्याय के बिना शासन नहीं चलाया जा सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें नवदेश टीवी। नमस्कार।